तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिलीप बामने और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डीबीपी स्पेशल क्लासेस। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। इसी तरीके के और भी वीडियो में आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। आज मैं कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान लोकतांत्रिक राजनीति जो कि हमारी पुस्तक है उसका चौथा अध्याय है जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, जीवन के उन विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिनमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है या वे कमजोर स्थिति में होती है। दोस्तों, इसका उत्तर है, हमारे देश में आज़ादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों से काफ़ी पीछे है। हमारा समाज अभी भी पितृ प्रधान है। औरतें के साथ कभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। पहला, महिलाओं के साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, जबकि पुरुषों में 74%। स्कूल पास करने वाली लड़कियों की एक सीमित संख्या ही उच्च सीमा की ओर कदम बढ़ा पाती है। अभी भी माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़की दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। साक्षरता दर होने के कारण ऊंची तनख्वाहें वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में स्त्रियां पुरुषों से अधिक काम करती है, किंतु अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। तीसरा, काम के हर क्षेत्र में यानी खेल कूद की दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखाने से लेकर खेल खलियानों तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। चौथा, भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की को जन्म देते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। इस कारण लिंग अनुपात गिरकर प्रति हजार सैकड़ों पर 923 रह गया है। भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका अनही है। अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर रखा जाता है। महिलाओं के उत्पीड़ित पोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज़ पढ़ने को मिलती है। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से असुरक्षित है। वे अपने घरों में ही सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ भी उन्हें मारपीट तथा अनेक तरह की घरेलू हिंसा झेलनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न है, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक एक उदाहरण भी दे। उत्तर, सांप्रदायिकता राजनीतिक में अनेक रूप धारण कर सकती है। पहला, सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति रोजमर्रा के जीवन में ही दिखता है। इनमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी गई धारणाएं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं शामिल है। दूसरा, सांप्रदायिक भावना वाला धार्मिक समुदाय राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं,
जिसके लिए धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है तथा फिर धीरे धीरे धर्म पर आधारित अलग राज्य की मांग करके देश की एकता को अनुसार पहुंचाया जाता है। जैसे भारत में अकालीन दल, हिंदू महासभा आदि दल धर्म के आधार पर बनाए गए। धर्म के आधार पर सिखों की खालिस्तान की मांग इसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लिख लीजिए। प्रश्न 3 बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत समस्याएं जारी है। उत्तर भारत आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है, किंतु फिर भी समकालीन भारत से जाति प्रथा विदा नहीं हुई है। जातिगत असमानता के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। पहला, अभी भी ज़्यादातर लोग अपनी जाति या काबिले में ही शादी करते हैं। दूसरा, संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छूत-अछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो दोस्तों आप इसी प्रकार से लिख लीजिए वीडियो रोककर। प्रश्न चौथा, दो कारण बताइए कि क्योंकि सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। उत्तर, भारत में जाति व्यवस्था भी धर्म की तरह चुनाव को प्रभावित करती है, किंतु केवल जाति के आधार पर ही चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते। पहला, 10 देश के किसी भी एक संसदीय चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोग का बहुमत नहीं है, इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव जीतने के लिए एक जाति और समुदाय से ज़्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना होता है। दूसरा, कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों को वोट हासिल नहीं कर सकती। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं तो उसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज़्यादातर लोग उसके पार्टी को वोट देते हैं। इस प्रकार चुनाव में जाति की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, किंतु दूसरे कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। मतदाताओं का लगाव जाति के साथ साथ राजनीतिक दलों से भी होता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर निर्णायक असर होता है। प्रश्न 5वां, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। उत्तर, भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या कुल सांसदों की
10% भी नहीं है। राज्य की विधानसभाओं में इनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम है। इन मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से बहुत नीचे है। भारत अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देशों से पीछे है। कभी कभार कई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन जाए तो मंत्रिमंडलों में पुरुषों का ही बच रहा है। प्रश्न 6, किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत के धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। भारत इसका उत्तर है संविधान निर्माता में सांप्रदायिकता से निपटने के लिए भारत के कई धर्मनिरपेक्ष शासन का मंडल चुना और इसके लिए संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। भारतीय राज्य ने किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अंगीकार नहीं किया है। श्रीलंका के बौद्ध धर्मों, पाकिस्तान में इस्लाम और इंग्लैंड में ईसाई धर्म का जो दर्जा रहा है, उसके विपरीत भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। दूसरा, संविधान सभी नागरिकों को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार प्रसार करने की आज़ादी देता है। तीसरा, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित करता है। प्रश्न 7वां, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है खवाला। समाज द्वारा खवाला इसका उत्तर है। प्रश्न 8 में ग वाला उत्तर है पंचायती राज की संख्याएं। प्रश्न 9वां, इनमें से कौन या कौन सा एक कथन सही है। तो दोस्तों इनमें है अ और स सही है। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो इसका उत्तर है ख। प्रश्न 11, पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में ही है। 12, सूची और सूची का मेल कराए और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब खोजें। तो दोस्तों इसका उत्तर है रे, दूसरा ख, पहला दूसरा ग, तीसरा घ, चौथा ग। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्त तक ज़रूर पहुंचाएं।